गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है श्वसन तथा गैसों का परिवहन। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट होने वाला है, बट कल नहीं है, टेस्ट शायद परसों है। ठीक है, तो पिछले क्लास में पाचन तथा अवशोषण जो चैप्टर है ये मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। उसका 3 पार्ट बना हुआ है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, टेस्ट में उसी से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, आज का जो अगला चैप्टर है वह है श्वसन तथा गैसों का परिवहन। ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे पूरा श्वसन क्रिया। जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी यह पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये 4 चैप्टर है, और ये 11th में भी है। लेकिन 11th में कुछ डिटेल्ड है और 10th में डिटेल्ड नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। भोजन पाचन के बाद सरल अणु में बदलकर रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। अच्छा, ये चीज तो आपको पता चल गया होगा कि जो एक पाचन एक ऐसा क्रिया था जिसमें जटिल अणु जो है उस सरल अणु में बदल रहे थे। तो जटिल अणु जब सरल अणु में बदल जा रहे थे तो इस पूरे प्रक्रिया को पाचन कह रहे थे। और अब क्या होगा कि पाचन के बाद जो सरल अणु है यह बदलकर रक्त द्वारा कोशिकाओं तक कहाँ होगा, पहुंचेगा, जहां ऑक्सीजन की मदद से उनका ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारे शरीर को मिलता है। तो आप एटीपी का पूरा नाम जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? चलिए, ऑक्सीजन का वायुमंडल से शरीर की कोशिकाओं में पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर मुक्त होना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। समझते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर में मात्र 21 स्लाइड है, जो कि हम चाहेंगे कि यही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है आज के दिन। क्योंकि ये अगर ये हम कंप्लीट कर देते हैं तो कल से क्लास 12th का हम वीडियो अपलोड करने लगेंगे और 11th का हम टेस्ट ले सकते हैं, ताकि कोई शिकायत ना हो कि भाई आप नहीं कंप्लीट किए थे इसलिए नहीं हुआ। ठीक, समझिए श्वसन है क्या, श्वसन कौन सा प्रक्रिया है। जो पाचन का क्रिया जब पूरी तरह से पूर्ण हो गया था तो पाचन के बाद जो जटिल अणु है क्या वो सरल में बदला? तो जो जटिल अणु अगर सरल अणु में बदल जाते हैं तो जारी सी बात है कि अब रक्त के माध्यम से हमारे कोशिका तक वो पहुंचा होगा, हाँ या ना? और हमारी कोशिका में, हमारे शरीर में वो एक ऊर्जा दिया होगा, और उस ऊर्जा का नाम है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट का 3, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ऑक्सीजन का वायुमंडल से शरीर के कोशिकाओं में पहुंचना, नॉर्मल बाहर वातावरण है, सराउंडिंग्स है, हम मनुष्य हैं, सांस ले रहे हैं, तो जो सांस हम अंदर की ओर ले रहे हैं, क्या ये ऑक्सीजन हमें वातावरण से मिल रहा है? क्या ये वातावरण से ऑक्सीजन हमारे नाक के छिद्र के द्वारा ये अंदर जा रहा है? क्या ये ऑक्सीजन जब अंदर जा रहा है तो हमारे पूरे शरीर के कोशिका तक पहुंच रहा है? और क्या जब ये पूरी तरह से पहुंच रहा है तो वो एटीपी के रूप में ऊर्जा दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना? और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। क्या मेरा पूरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? हम आपको ये बोल रहे हैं कि वातावरण से, बाहर के सराउंडिंग से जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर तक पहुंच रहा है, पूरे कोशिका तक पहुंच रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वापस बाहर निकल रहा है, निकल रहा है बाहर। तो ये तो दोनों प्रक्रिया, सांस लेना और सांस छोड़ना, या फिर आप बोल सकते हैं वातावरण से ही ऑक्सीजन का ग्रहण करना और वातावरण में ही CO2 छोड़ देना, इस पूरे प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसको इंग्लिश में ब्रीदिंग बोलते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट, श्वासोश्वास तथा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस जो है ना उसके प्रेजेंस में, ठीक है। तो श्वासोश्वास तथा ऑक्सीकरण यह सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर है? अभी तक आप क्या पढ़े? थोड़ा सा समझ समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है ना। समझिए क्या अभी तक हम लोग पढ़े। अभी हम लोग बस इतना ही पढ़े कि पाचन के बाद जटिल अणु जो है उस सरल में बदला होगा। तो जब उस सरल में बदला, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में आ गया और ऊर्जा दिया पूरे शरीर को। अब वो ऊर्जा था एटीपी। तो उससे एटीपी ऊर्जा तो मिला, लेकिन सबसे पहले उसमें समझना होगा कि श्वासोश्वास किसको कहते हैं। तो वातावरण से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वापस CO2 को वातावरण में ही छोड़ देना, या नॉर्मल सांस लेना और सांस छोड़ना, यह प्रक्रिया श्वासोश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वासोश्वास। अगला, श्वासोश्वास तथा ऑक्सीकरण यह सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? श्वसन। क्या कहलाते हैं? श्वसन। यहां तक पूरा क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर है तो कमेंट में बोलिएगा, अगर नहीं तो आगे समझिएगा। जंतुओं में श्वसन उनकी संरचना और निवास स्थान पर निर्भर करता है। जी, जो जंतुएं होते हैं, हम लोग भी एक प्रकार का जंतु हैं, तो जो जंतु होता है उसका श्वसन क्रिया जो होता है उसके संरचना और उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है। निम्न वर्ग के प्राणी, निम्न मतलब छोटे वर्ग वाले प्राणी त्वचा से श्वसन करते हैं। कीट जो होता है स्पाइरिकल से करता है, जलीय जंतु गिल्स से करते हैं और स्थलीय जंतु फेफड़ा से श्वसन करते हैं। फिर से, जो निम्न वर्ग के प्राणी होते हैं वह त्वचा से करते हैं, और जो कीट जो होते हैं वो स्पाइरिकल के द्वारा श्वसन करते हैं। पानी में जो रहने वाले होते हैं वह गिल्स के माध्यम से करते हैं, और स्थलीय जंतु जो होते हैं वह फेफड़ा से श्वसन करते हैं। ये था पूरा श्वसन की किस प्रकार से हो रहा है, श्वासोश्वास किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन में हम पढ़े कि श्वासोश्वास और ऑक्सीकरण यह मिलकर पूरा बनाता है श्वसन। क्लियर है? तो एक बार सांस लेना और छोड़ना श्वासोश्वास कहलाता है, या वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना श्वासोश्वास कहलाता है। और श्वासोश्वास और ऑक्सीकरण दोनों मिलकर एक श्वसन कहलाता है। क्लियर है? फिर जो श्वसन का क्रिया है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो इसके पहले लिखा हुआ था कि जो जंतु होते हैं उनका श्वसन का दर या श्वसन का क्रिया उसके संरचना और उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक। तो जो निम्न वर्ग के प्राणी होते हैं वह त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, जो कीट होते हैं स्पाइरिकल के द्वारा करते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं गिल्स के द्वारा करते हैं, और जो स्थलीय जंतु होते हैं वो फेफड़ा से श्वसन करते हैं। आगे स्लाइड बढ़ा जाए। चलिए, अगला है उभयचर। नम त्वचा और फेफड़ा दोनों से श्वसन करता है। तो जो उभयचर होते हैं वह नम त्वचा और फेफड़ा दोनों से क्या करते हैं? श्वसन। अगला, मनुष्य का श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन या ह्यूमन। मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। पहला है, श्वसन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर श्वसन तंत्र कहलाते हैं। देखिए समझिएगा, श्वसन में भाग लेने वाले अंग श्वसन तंत्र कहलाते हैं। अब जो भी श्वसन क्रिया के दौरान जो भी अंग होगा जो श्वसन में मदद करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको श्वसन तंत्र कहेंगे, हाँ या ना। तो श्वसन में भाग लेने वाले अंग श्वसन तंत्र कहलाते हैं।
मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं। पहला है नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा छिद्र, है ना, हाँ, जो साफ करते हैं। नासा ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। फिर से नासा छिद्र, नासा ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। ये 5 पूरी तरह से श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। अब इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक। स्वर तंत्र, जहां से आपका स्वर उत्पन्न हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो आप लोग सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे कि मेरा आवाज जो है वो थोड़ा सा ही अच्छा होगा अरिजीत सिंह से, है ना। तो ये स्वर तंत्र के कारण, ये जो स्वर यहाँ पास जो है ना, ये उत्पन्न करता है साउंड, है ना। अगर इसको आप टिप दीजिएगा तो हो सकता है कि आदमी स्विच, हो सकता है नहीं, आदमी स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के ऊपरी होठ के ऊपर, मनुष्य के ऊपरी होठ के ऊपर, ऊपरी होठ है ना ये, और उसके ऊपर नहीं, ऊपरी होठ के ऊपर 2 नासा छिद्र होते हैं जो नासिका कक्ष में खुलते हैं। 2 नासिका छिद्र होते हैं जो नासिका कक्ष में खुलते हैं। 2 नासिका छिद्र होते हैं जो नासिका कक्ष में खुलते हैं, जाके ऊपर की ओर खुल जाता है। नासा छिद्र ये वाला जो निकालते रहते हो समय पे क्लास में बैठ के, है ना, ये नासा छिद्र है और ये आगे चल के नासा कक्ष में खुलता है। आगे पढ़ लेते हैं। यह कक्ष आगे ग्रसनी में खुलता है, जो हवा और भोजन दोनों के लिए सामान्य मार्ग है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाचन तथा अवशोषण में मुख एवं मुख गुहा के बाद फेरिंग्स टॉपिक था और उसमें ये वाला बात लिखा हुआ था, हाँ या ना। अगर आप पाचन तथा अवशोषण देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ग्रसनी से हवा कंठ द्वार होते हुए स्वर यंत्र में जाती है। देखिए, हवा जो है कंठ द्वार होते हुए कहाँ चला गया, स्वर यंत्र में। फिर से नासा छिद्र नासिका कक्ष में खुला और नासिका कक्ष ग्रसनी में आगे जाके मिला और यहां से जो हवा है कंठ द्वार से होते हुए स्वर यंत्र में गया। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिखें, पहला नंबर पर नासा छिद्र, दूसरा नासिका कक्ष, तीसरा ग्रसनी, चौथा जो है वो है आपका कंठ द्वार, फिर जो है स्वर यंत्र। आगे स्वर यंत्र एक कार्टिलेज से बना बक्सेनुमा अंग है। जो स्वर यंत्र है एक कार्टिलेज से बना बक्सेनुमा अंग है जहां से स्वर उत्पन्न होता है और इसी को एडम एप्पल बोलते हैं। कौन एप्पल बोलते हैं, एडम एप्पल। एडम एप्पल से ही स्वर उत्पन्न होता है। स्वर यंत्र मतलब अब यहाँ जो स्वर यंत्र था वो आगे चल के कहाँ खुला, श्वास नली में। कहाँ खुला, श्वास नली में। भोजन निगलते समय एपिग्लोटिस ढक्कन की तरह कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। याद करिए, कहीं पास पाचन तथा अवशोषण में लिखा हुआ है कि एपिग्लोटिस एक नामक ढक्कन होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो बंद हो जाता है, कहीं लिखा हुआ था। चलिए आगे, इसके आगे भी है, क्या हम इसके आगे अभी आपको बता दें, हाँ या ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना है, हवा दोनों नासिका छिद्र से अंदर गया। कितना अच्छा हवा लगा ना, वाह। नासा छिद्र से अंदर गया, कहाँ चला गया, नासिका कक्ष, वहां खुला। अब यहां से हवा गया ग्रसनी में, कहाँ गया, ग्रसनी में। अरे कहाँ गया, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहाँ गया, कंठ द्वार में। कंठ द्वार के बाद कहाँ गया, स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र के बाद कहाँ गया, श्वास नली में, ट्रैकिया में। अब यहाँ जो ये दिख रहा है ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल के 2 भाग में बट जाता है और इसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। और जब ब्रोंकी छोटे छोटे वर्गों में नली नुमा रचना फिर बट जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। जब 2 भाग में बट जाए ब्रोंकी और जब ब्रोंकी छोटे छोटे भागों में बट जाए ब्रोंकियोल्स,
और बैलून नुमा रचना जो ब्रोंकियोल्स के ऊपर पाया जाता है इसको बोलते हैं अल्वियोलाई। क्लियर है? तो अब यहाँ 6 के अलावा 7, 8, 9 कैसे? 7वां नंबर पे ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद हवा जाएगा ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ जाएगा? अल्वियोलाई। फिर से हवा कहाँ गया? नासिका छिद्र से होते हुए क्या उसके कक्ष में पहुंचा? पहुंचने के बाद वो हवा ग्रसनी में गया, ग्रसनी में जाने के बाद वह हवा कंठ द्वार गया, और कंठ द्वार से होते हुए स्वर यंत्र में गया। स्वर यंत्र से जहां स्वर उत्पन्न होता है, जो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम एप्पल होता है जो स्वर उत्पन्न करता है। स्वर यंत्र से हवा कहाँ गया? श्वास नली में। तो ये जो पोर्शन हुआ ये हुआ ट्रैकिया। क्या हुआ? ट्रैकिया, मतलब ये वाला श्वास नली। तो ट्रैकिया आगे चल के 2 वर्गों में विभाजित होता जाता है, 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकी, जिसको बोलते हैं ब्रोंकी। और ब्रोंकी आगे चल के छोटा छोटा भाग में विभाजित हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक बैलून नुमा रचना होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, क्योंकि यहाँ पास यही बताया गया है कि नासा छिद्र से नासिका कक्ष में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर कंठ द्वार में, फिर स्वर यंत्र में, फिर श्वास नली में, श्वास नली के बाद ब्रोंकी में, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स में, और फिर एल्वियोलाई में। क्लियर है? देखिए ये फोटो, डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, रिंग बना हुआ होता है कार्टिलेज का, एपिग्लोटिस है, थ्रॉट है, यही ट्रैकिया है, यही तो 2 भाग में गया, इसको ब्रोंकल्स बोले, ब्रोंकल्स के बाद ब्रोंकियोल्स हुआ, ठीक है, और इसका बैलून नुमा रचना एल्वियोली जो हम अभी आपको बताएं। ठीक है, अब देखिए ये एक प्लूरल मेम्ब्रेन से फेफड़ा घिरा हुआ होता है, इसके अंदर प्लूरल प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये पूरा लंग्स है, ये एक इंड है रीप केस का। ये फोटो पहले आप देख लीजिए क्योंकि एक एक करके इसके बारे में समझाना है। ये फोटो में है क्या? एपिग्लोटिस एक ढक्कन है, ठीक, थ्रॉट ये वाला पोर्शन है, ठीक, ट्रैकिया यही है ट्रैकिया, और ये जो ट्रैकिया में जो लाइन लाइन ऐसे ऐसा दिख रहे हैं ये आपका कार्टिलेज का रिंग है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है, उससे बना हुआ है। ठीक है, वही है जो उसको एक तरह से समझिए कि बना हुआ है चेन टाइप में जो मजबूती प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पास लाइन लाइन बना हुआ होता है और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ठीक, तो जब ट्रैकिया आगे चल के 2 भाग में बट जाता है, जब ट्रैकिया आगे चल के 2 भाग में बट जाता है उसको ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस जब आगे चल के छोटा छोटा भाग में बढ़ जाता है उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स जब और उसके बैलून नुमा रचना आगे दिखता है वो है एल्वियोली। ये है आपका डायफ्राम, सांस लेना सांस छोड़ना ये भी एक प्रकार से नियंत्रित करता है। ठीक है, ये है लंग्स, फेफड़ा है, ये कट एंड ऑफ रिब केज है, ये जो रिब केज का कटिंग पॉइंट है लास्ट में। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल प्लाज्मा है, ये जो फेफड़ा जिससे घिरा हुआ है, ठीक है, जो अस्तर उसका बना हुआ है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल प्लाज्मा है। आगे समझते हैं, आगे है मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, अभी फोटो में दिखाए ना, मनुष्य के 2 फेफड़ा, कितना फेफड़ा? 2 फेफड़ा, द्विस्तरीय। अच्छा, द्विस्तरीय कहने का मतलब इसका 2 स्तर होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा, है ना। द्विस्तरीय प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, जो फेफड़ा है वो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। कौन घिरा हुआ होता है? मनुष्य का दोनों फेफड़ा किससे घिरा हुआ है? प्लूरल मेम्ब्रेन से। और ये एक स्तरीय है कि द्विस्तरीय? ये द्विस्तरीय है। क्लियर है? प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, ये मेम्ब्रेन के बीच में एक प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है
जिसको हम बोलते हैं प्लूरल द्रव। क्या बोलते हैं? प्लूरल द्रव। फिर से, मनुष्य का दोनों फेफड़ा है, दोनों फेफड़ा में ये जो है द्विस्तरीय प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, पूरा ये प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन से जब ये घिरा हुआ है, तो घिरा हुआ जब होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से, तो ये क्या करता है कि इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है जिसका नाम है प्लूरल द्रव। ठीक। नासा छिद्र से लेकर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स जो ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में बटा था उसको बोले थे ब्रोंकी, और जब ब्रोंकी छोटा छोटा में बटा तब उसको बोले ब्रोंकियोल्स। और कहां से? नासा छिद्र से, नासा छिद्र से लेके ब्रोंकियोल्स तक। नासा छिद्र से लेकर ब्रोंकियोल्स का भाग वायु वाहक का कार्य करता है, जबकि एल्वियोलाई एवं इनकी वायु कूपिकाएं गैसों का क्या करती है? विनिमय। अच्छा, गैसों का विनिमय कहने का मतलब है गैस का एक्सचेंज करना। तो गैस एक्सचेंज करने का जो काम करता है वो करता है एल्वियोलाई। कौन करता है? एल्वियोलाई। सभी कूपिकाओं का जो सम्मिलित क्षेत्रफल जो होता है वो 400 से 800 वर्ग फीट होता है। कुल क्षेत्रफल जो कूपिका का है, जो एल्वियोलाई की कूपिका का है, वो है 400 से 800 वर्ग फीट। अच्छा, एल्वियोलाई और उसका कूपिका क्या काम कर रहा है? गैसों का विनिमय, गैस को एक्सचेंज करने में। अगर O2 है तो CO2 बना रहा है, और अगर CO2 है तो क्या बना दे रहा है? O2, मतलब एक्सचेंज करके बना रहा है। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन पूरे पहुंचा, फिर आके छोड़ दिया। ठीक है। तो मनुष्य का दो फेफड़ा द्विस्तरीय प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव है जिसका नाम है प्लूरल द्रव। नासा छिद्र से लेकर ब्रोंकियोल्स तक का भाग जो है वायु वाहक है, वायु ले जाना जाने का वाहक रास्ता है, वाहक का काम कर रहा है। जबकि एल्वियोलाई जो है ये गैस एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, उसको बदलने का काम कर रहा है। कौन? एल्वियोलाई या फिर उसकी कूपिकाएं। अब जो कूपिका है, ये कूपिका का टोटल जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है 400 से 800 वर्ग फीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला है श्वसन की क्रिया विधि। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उस दौरान क्या क्या हो रहा है उसका क्रिया विधि समझते हैं। श्वसन की क्रिया निम्नलिखित चरण में संपन्न होती है। पहला है श्वासोश्वास। मुझे कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि श्वासोश्वास मैंने पढ़ा दिया। श्वासोश्वास क्या है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में छोड़ना, श्वासोश्वास था। तो बताइए, श्वासोश्वास और ऑक्सीकरण दोनों मिलकर क्या बना रहा था? श्वसन। दोनों मिलकर क्या बना रहा था? श्वसन। क्लियर है? आइए, पहला श्वासोश्वास, दूसरा फेफड़ा में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। सांस जब लोगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो अंदर CO2 भी तो है जो बाहर आएगा, आएगा कि नहीं? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान और रुधिर के द्वारा गैसों का क्या होगा? परिवहन। तो देखिए ना, सांस ले लिए, O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा। ठीक। अब जब ऑक्सीजन होगा, पूरा ब्लड में, पूरा बॉडी में पहुंचाना होगा तो लेके जाएगा कौन? रुधिर। और रुधिर क्या करता है? परिवहन। तो कितना चरण में? 3। श्वासोश्वास, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान और रुधिर के द्वारा उसका परिवहन। क्लियर है? देख लीजिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट अगला है श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है यह 2 अवस्थाओं में पूरी होती है। कितने अवस्थाओं में पूरी होती है? 2 अवस्थाओं में। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। समझ में आ गया डिफिनेशन क्या होगा? सांस लेना इंस्पायरेशन कहलाता है और सांस छोड़ना एक्सपायरेशन कहलाता है।
देखते हैं। इंस्पायरेशन, इंटरकोस्टल पेशी और डायफ्राम, पेशी और डायफ्राम के क्या होते हैं? संकुचन। संकुचन और शिथिलन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये आप सब पढ़े होंगे हृदय टॉपिक में, क्लास 10th परिवहन में पढ़े हो। संकुचन और शिथिलन का प्रक्रिया होता है हृदय में, है ना। रिलैक्स करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पेशी और डायफ्राम के संकुचन से जो वक्ष गुहा जो होता है उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब संकुचित हो जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, जिससे फेफड़ा का दाब घटता है और वायु अंदर जाता है। तो फेफड़ा का प्रेशर कम गया तो सांस अपने से अंदर जाता है, उसको फुला देता है। ठीक। अगला है एक्सपायरेशन, श्वास को छोड़ना। इन पेशियों में क्या होता है? शिथिलन। ठीक। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है, और इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ता है और वायु क्या हो जाता है? बाहर। देखिए ना, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इंस्पायरेशन में पेशी और डायफ्राम का संकुचन होगा और इसमें शिथिलन होगा। पहला अंतर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है इंस्पायरेशन में और घटता है एक्सपायरेशन में, ये हुआ दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, फेफड़ा का दाब घटता है और इसमें फेफड़ा का दाब बढ़ता है, ये हुआ तीसरा अंतर। चौथा, वायु अंदर जाता है इंस्पायरेशन में और वायु बाहर आता है, ये हुआ चौथा अंतर। तो क्या आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच चार अंतर को लिख सकते हैं? पहला, डायफ्राम का संकुचन होगा इंस्पायरेशन में और शिथिलन होगा एक्सपायरेशन में। ठीक। यहां पास दूसरा था कि जो वक्ष गुहा का जो आयतन है बढ़ेगा इंस्पायरेशन में और घटेगा एक्सपायरेशन में। अच्छा देखो ना, तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऑक्सीजन लिए अंदर बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा। सांस छोड़े, अब अंदर बढ़ा होगा कि घटा होगा? घटा होगा। तो अगर बढ़ा इंस्पायरेशन, अगर घटा एक्सपायरेशन। तीसरा समझ लेते हैं, फेफड़ों का दाब भी घटा और इसमें फेफड़ों का दाब क्या हुआ? बढ़ गया। तो जारी सी बात है, वायु इंस्पायरेशन के दौरान वायु अंदर जाएगा और एक्सपायरेशन के दौरान वायु बाहर आएगा। तो ये अंतर आप समझ गए। पेशी का संकुचन, वक्ष का आयतन बढ़ना, फेफड़ा का दाब घटना और वायु अंदर जाना, ये चार चीज होता है इंस्पायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होता है? शिथिलन का प्रक्रिया होता है, आयतन घट जाता है, दाब बढ़ जाता है और वायु बाहर चला जाता है। गुड गुड। यह प्रक्रिया दबाव अंतर, प्रेशर ग्रेडियंट पर क्या होती है? आधारित। इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। सांस जो ले रहे हैं, सांस जो छोड़ रहे हैं, प्रेशर पर डिपेंड करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। कितना करता है? 12 से 16 बार। तो हम आपको बता दें कि जो श्वसन का क्रिया होता है वो 5 सेकेंड में एक बार होता है। जो श्वसन का क्रिया होता है वो 5 सेकेंड में एक बार होता है। 5 सेकेंड में एक बार। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड होने के लिए 5 सेकेंड है, तो 5 में 60 से जब भागा दोगे तो देखिए 60, 5, 12, 25, 60, तो कितना बार आया? 12 बार। तो 12 से 16 बार लिखा जाता है। तो 12 से 16 बार जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति श्वसन करता है। हाँ, एक बार श्वसन जो होता है वो होने में 5 सेकेंड का टाइम लेता है। तो 12 बार होने के लिए 12 इंटू 5 लेगा और 12 25 हो जाएगा, सुन्ना झुंझुन्ना 60। तो ये 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। क्लियर है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट 12 से 16 बार क्या कर लेता है? श्वसन। क्या आप ये पूरा प्रक्रिया समझ गए? तो बताइए, श्वासोश्वास कितने वर्ग में विभाजित है? 2, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन का मतलब सांस छोड़ना। अच्छा, जब हम सांस लिए होंगे तो फेफड़ा का प्रेशर घटा होगा कि बढ़ा होगा? फेफड़ा का घटा होगा। तो अंदर जाएगा वायु, तब ना जाएगा तो उसको अच्छा से भर देगा।
हाँ या ना, और जब छोड़े होंगे तो अंदर से सब निकल गया होगा। ठीक है, तो डायफ्राम ये सब अगर संकुचन होता है तो करता है इंस्पायरेशन, और शिथिलन होता है तो करता है एक्सपायरेशन। एक स्वस्थ व्यक्ति कितना बार करता है श्वसन का क्रिया? 12 से 16 बार। क्लियर है? डन डन। 10th, अब आइएगा फेफड़ों में वायु का आयतन और क्षमता, इसको पढ़ते हैं, समझिएगा इसको। तो अगला जो टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है वो है फेफड़ों में वायु का आयतन और क्षमता, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स एंड कैपेसिटी। उसका जो कैपेसिटी है वह कितना है, अलग अलग प्रकार का है, समझते हैं। देखिए, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तब समझिए आप लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकते हैं। और ये बहुत कम बच्चा लोग को समझ में आता है, आप लोग को जरूर आएगा, क्योंकि हमको मालूम है जो भी वीडियो देख रहा होगा वो टॉपर है ना? हाँ, वेरी गुड, खुश रहिए खुश रहिए। चलिए आइए, फेफड़ों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए इसमें उपस्थित वायु का आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। देखो, आप कितना सांस लिए, कितना छोड़ रहे हो, अगर इसका आपको आयतन पता करना है तो ये आपको स्पाइरोमीटर के द्वारा पता चलेगा। किसके द्वारा पता चलेगा? स्पाइरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट आता है टाइडल आयतन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइडल वॉल्यूम, और लिखाता है टीवी। क्या लिखाता है? टीवी। देखो, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अगर अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ोगे और एग्जाम में लिखा होगा टीवी, तो आप लिख दीजिएगा टेलीविजन, है ना? आइए, टाइडल आयतन, टाइडल वॉल्यूम, इसको टीवी भी बोलते हैं। सामान्य श्वसन के दौरान फेफड़ों में आने जाने वाली वायु की मात्रा को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। सामान्य श्वसन, बैठे हुए हो, अपने से समान श्वसन हो रहा है, जिसमें हम अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान हम श्वसन का क्रिया कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, आप श्वसन का क्रिया कर रहे हैं। तो समान श्वसन जो होता है, वायु आ रहा है, वायु जा रहा है, समान श्वसन के दौरान जो भी वायु को आप ग्रहण किए, छोड़े, ये भी है, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कौन वॉल्यूम बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml ऑफ एयर। हवा का कितना ml? 500 ml। कितना ml? 500 ml। टाइडल आयतन का करीब 2/3 भाग, 2/3 भाग कहने का मतलब है 350 ml के बराबर। हाँ, अगर मान के चलिए 500 है, 3 भाग में है, तो इसको 3 से भाग दीजिएगा तो 450 आएगा, तो 50 एक्स्ट्रा बचा। तो 2/3 भाग में मतलब सब माना गया है 350 ml। ठीक है, 2/3 भाग जो करीब 350 ml का ही है, वो फेफड़ा के एल्वियोलाई में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा के एल्वियोलाई में, इसीलिए इसको बोला जाता है एल्वियोलर वॉल्यूम। अगर एल्वियोलाई में पहुंचा है तो हम इसको बोलते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वह टाइडल वॉल्यूम टोटल 500 ml ऑफ एयर होता है, हवा का 500 ml होता है, जो मात्र 350, जो सिर्फ 350, जो 2/3 भाग है, ये हमारा पहुंचता है एल्वियोलाई में, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। जो हवा एल्वियोलाई में पहुंच गया उसको हम एल्वियोलर वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, बाकी 1/3 भाग, जो कि कितना के करीबन हुआ? 150 ml। 1/3 भाग श्वास नली में रह जाता है। कहाँ रह जाता है? श्वास नली में, इसीलिए इसको बोला जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? डेड स्पेस वॉल्यूम। जो भी यहाँ पास 1/3 भाग जो है 150 ml के बराबर है, वो श्वास नली में ही रह जाता है। खुद से सोचो ना, आप सांस ले रहे हो,
सांस लेने के दौरान नाक में बहुत सारा बाल पाया जाता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा पहुंच गया होगा फेफड़ा तक, कुछ कुछ इधर श्वास नली में रह के फंस गया होगा, है ना। तो 1/3 भाग जो है वो फंस जाता है, और 1/3 भाग को बोला जाता है जो फंस गया, तो क्या वहां पास एल्वियोलाई तक पहुंचा, बीच में ही रह गया, मर गया, इसीलिए इसको बोला जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा टीवी के बारे में। टीवी का पूरा नाम होता है टेलीविजन, नहीं, टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना के बराबर है, 500 ml। कितना ml? 500 ml। तो जो 2/3 भाग एल्वियोलाई में पहुंचा था, मतलब कितना के बराबर, 350 के बराबर, 350 ml के बराबर एल्वियोलाई में पहुंचा था, इसलिए इसको एल्वियोलर वॉल्यूम बोले थे। और जो 1/3 भाग हुआ उस श्वास नली में रह गया, जो कि कितना के बराबर हुआ, 150, तो इसको बोले डेड स्पेस वॉल्यूम। क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा जो कि 500 ml के बराबर था, 2/3 भाग एल्वियोली में गया 350 ml, तो जो एल्वियोली में गया एल्वियोलर वॉल्यूम, और 1/3 भाग जो श्वास नली में रह गया जो कि 150 के बराबर था, इसको डेड स्पेस वॉल्यूम। चलिए अगला है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRV। क्या बोलते हैं? IRV। इंस्पायरेशन के दौरान, 1 मिनट, इंस्पायरेशन क्या था, सांस लेना, सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान अधिकतम प्रयास के बाद ग्रहण किए गए अतिरिक्त वायु, पूरा एकदम जोर से, जितना जोर से सांस ले सकते हो बलपूर्वक, ऐसे ज्यादा जोर से मत लेना, है ना, हाँ, पूरा जोर से सांस लेना है। तो जो आप जितना बलपूर्वक सांस को अंदर किए, यही है आपका IRV, जो कि आपका है 2500 से 3000 ml के बराबर। अधिकतम प्रयास के बाद जितना कोशिश कर सकते हो, है ना, ग्रहण किए गए अतिरिक्त वायु को इंस्पायरेटरी रिजर्व आयतन कहते हैं, जो 2500 से 3000 ml तक का होगा। अधिक अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व आयतन, ठीक है, ERV। ठीक, ERV समझ लेते हैं। तो जो ERV है, ERV में क्या लिखा हुआ है, अधिकतम प्रयास के द्वारा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो बाहर निकाला गया वायु, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो बाहर आप सांस को छोड़े, वो होगा आपका कितना के बराबर, 1000 से 1100 ml के बराबर। समझिएगा, 3 चीज पढ़े आप लोग। पहला पढ़े TB, टाइडल वॉल्यूम, दूसरा पढ़े IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अगला पढ़े ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी में आप क्या पढ़े, जो टाइडल वॉल्यूम था उसमें आप पढ़े, ये टाइडल वॉल्यूम में, कि समान श्वसन के दौरान जो आप समान सांस ले रहे हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोले, और जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml के बराबर हुआ। कितना के बराबर? 500 ml के बराबर हुआ, जिसमें से 2/3 भाग 350 ml हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचा, इसीलिए उसको बोला गया एल्वियोलर वॉल्यूम। क्या बोला गया? एल्वियोलर वॉल्यूम। जो 1/3 हिस्सा बचा, जो श्वास नली में रह गया, उसको हम बोले डेड स्पेस वॉल्यूम। उसको हम क्या बोले? डेड स्पेस वॉल्यूम। अगला टॉपिक आप पढ़े IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सामान्य श्वसन के दौरान नहीं, जो बलपूर्वक सांस आप लिए, ठीक है, बलपूर्वक जो आप सांस लिए उसको हम बोलते हैं IRV, जो कि होगा आपका 2500 से 3000 ml के बराबर। 2500 से 3000 ml के बराबर। अब अगला पढ़े ERV,
मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ईआरवी क्या हुआ, सामान्य श्वसन को छोड़ के, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त जो आप सांस छोड़े, जितना जोर से बलपूर्वक सांस छोड़े, सांस ठीक से छोड़ना बलपूर्वक, कभी कभी नीचे गिर जाएगा, है ना। सामान्य श्वसन के दौरान जब आप जोर से सांस को नीचे छोड़े तो उसको हम बोले ईआरवी। और ईआरवी जो हुआ वो हुआ 1000 से 1100 ml। क्लियर है। नेक्स्ट, रेसिडुअल आयतन आरवी, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था, बलपूर्वक एक्सपायरेशन के बाद, बलपूर्वक एक्सपायरेशन, जोर से सांस छोड़ो, सुरख दो, है ना, बलपूर्वक एक्सपायरेशन के बाद फेफड़ा में जो वायु बच गया, देखो बाबू कितना हूं जोर से सांस छोड़ा ना, फिर भी फेफड़ा में बच गया, तब हम उसको बोले रेसिडुअल आयतन, जो कि कितना के बराबर हुआ होगा, 1200 ml के बराबर। थोड़ा सा ऐसा लगा कि भैया समझ में नहीं आ रहा, आप ठीक से एक बार बता दीजिए, बता दे रहे हैं। आईआरवी कितना था, 2500 से 3000, तो मान के चलो ना 2500। आइए, ईआरवी कितना था, 1000 से 1100। रेसिडुअल कितना है, आर भी कितना है, 1200। देखो ना, खुद से देखो ना, अगर तुम 1100 1200 को जोड़ देते हो तो क्या ये दोनों मिला के 2300 के लमसम में आ जाएगा, लमसम का 2300 आ जाएगा, आएगा। तो वो जो 2300 ml हुआ, तो यहाँ 2500 से 3000 ml तक था आईआरवी। तो जब ये 2300 के लमसम में है और बाकी जो बच गया, हो सकता है कि डेड स्पेस में चला गया होगा, डेड स्पेस वॉल्यूम, क्योंकि ये तो हमको एकदम कंफर्म पता चल गया कि जितना हम सांस लेते हैं उतना नहीं छोड़ते हैं, ये तो एकदम कंफर्म पता चल गया। क्यों, क्योंकि जब आप टाइडल वॉल्यूम पढ़े तो उसी में बताया गया कि 500 ml जो आप सांस लिए हैं उसमें से मात्र 350 पहुंचा है एल्वियोलाई तक, जिसको एल्वियोलर वॉल्यूम बोले थे। अभी तो हो सकता है कि भैया 2500 है तो 1100 बाहर आया होगा या 1000 बाहर आया होगा, और फेफड़ा में 1200 बच गया होगा, तो 1200 1000 जोड़ोगे तो 2200, हो सकता है 300 मर गया होगा, हाँ या ना। तो 4 टॉपिक पढ़े, पहला पढ़े टाइडल वॉल्यूम, दूसरा पढ़े आईआरवी, तीसरा पढ़े ईआरवी और चौथा पढ़े आरवी। सामान्य श्वसन 500 ml के बराबर, जोर से सांस लेना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 के बराबर, जोर से सांस छोड़ना ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो फेफड़ा में बच गया उसको रेसिडुअल वॉल्यूम। देख लीजिए चारों, जो समान श्वसन था 500 ml, जोर से सांस लिए हो 2500 से 3000 ml, जोर से सांस छोड़े हो 1000 से 1100 ml, और फेफड़ा में बचल रह गया होगा 1200 ml। क्लियर है, जोड़ लो ना भैया, 1200 1100 2300, ये 2500 के लमसम में है, कुछ कुछ डेड स्पेस में चला गया होगा, कुछ मर गया होगा। डन, डन। आइए अगला, अगला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो याद हो जाएगा, कुछ है नहीं, एकदम आसान है, वो हम समझा रहे हो हार्ड हो, इम्पॉसिबल, है ना। आइए, नाम में क्या लिखा हुआ है, इंस्पायरेटरी, खुद से बताओ ना, इंस्पायरेटरी क्या था, सांस लेना, और सी का मतलब है कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब सांस लेने का क्षमता। नाम से पहले पढ़ो, नाम को पहले तोड़ो, क्योंकि बायो आसान है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में मैंने सांस लेने का कैपेसिटी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। देखो ना लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम समान श्वसन था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, तो देखो ना टाइडल वॉल्यूम समान श्वसन था, और आईआरवी जो आप बलपूर्वक सांस लिए थे, क्योंकि सांस लेने वाला पूरा जोड़िएगा तब ना उसका कैपेसिटी आपको निकलेगा। तो सही कितना था, टीवी कितना था हमारा घर, 500 टीवी था हमारा घर, हाँ। आईआरवी कितना था, 2500, तो ये भी कितना के लमसम में आ गया है, 3000। आ गया, आ गया, आ गया, देख लो।
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। इंस्पायरेटरी मैंने सांस लेने का कैपेसिटी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ए बाबू ये बढ़ भी सकता है बाबू, 2500 के बदले अगर यहाँ 3000 लिख देंगे ना बाबू तो ये 3500 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाते बाबू? 3500। बुझा था नहीं हम क्या बोला था नहीं? हाँ या ना? गुड, आप लोग शुरू से तेज हैं। अगला है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। छोड़ दो सब चीज, सब मोह माया है। नाम में क्या लिखा हुआ है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी देखो ना, इसे याद रखो। देखो इंस्पायरेटरी माने सांस को लेना, सांस अंदर करना। इंस एक्सपायरेटरी सांस छोड़ना। बहुत लोग की एक्स छोड़ देती है ना? तो एक्सपायरेटरी का मतलब होता है सांस छोड़ना, और एक्स का मतलब भी होता है छोड़ना। तो जब छोड़िए दी है तो यहाँ समझिए लो ना बाबू। जब छोड़ दी है तो यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम को हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वो समान श्वसन था। ठीक, तो अब कैपेसिटी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो जारी सी बात है, जारी सी बात है कि हम टाइडल वॉल्यूम को जोड़ेंगे, और एक्सपायरेटरी है तो ईआरवी को जोड़ेंगे। हाँ या ना? जोड़ेंगे कैसे? टी भी समान श्वसन हो रहा था, ईआरवी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए आप टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को जोड़े थे। तो जब आपको एक्सपायरेटरी निकालना है तो आप टाइडल वॉल्यूम ईआरवी को जोड़िए ना। जोड़ दिए, कितना आएगा देखिए ना। टाइडल वॉल्यूम 500, ईआरवी 1000, टोटल 1500। आ गया ना? समझ में आया बाबू? टाइडल वॉल्यूम कितना था बाबू? 500। और ईआरवी कितना था बाबू? 1000 से 1100। तो क्या इसका आंसर 1500 से 1600 ml भी आ सकता है? आ सकता है। कितना आसान चीज पढ़े तुम लोग जी। टी भी पढ़े, आई आर भी पढ़े, ई आर भी पढ़े, आर भी पढ़े, आई सी पढ़े, और ई सी पढ़े। खिसियाओ नहीं, हम का कर लिखे हैं बता रहे हैं। हम एबीसीडी उल्टा नहीं लिखे हैं। हम एबीसीडी उल्टा नहीं लिखे हैं। जो हम समझाए हैं वही लिखे हैं, है ना? हाँ। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, समान श्वसन जो 350 एल्वियोलाई में पहुंचा, जो 150 मर गया। आईआर भी जोर से सांस खींचे हो, पूरा जोर से, 2500 से 3000 ml। जोर से सांस छोड़े हो, कॉपी पे भी गिर गया छोड़े में, 1000 से 1100 ml। रेसिडियर वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम जो सांस लेने के दौरान, छोड़ने के दौरान फिर फेफड़ा में बच गया, जो कि कितना था? 1200 ml। फेफड़ा में कितना बचा? 1200 ml। अच्छा नाम देखिए ना, आई सी, आई सी, आई सी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब इंस्पायरेटरी इसका बात हो रहा है। और ये तो जुटेगा ही ना, क्योंकि सामान्य श्वसन तो लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सामान्य श्वसन कर ही ना रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बार बार बलपूर्वक ले रहे हैं, बलपूर्वक छोड़ रहे हैं। ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसा मत करना। जो जो सांस नहीं लेना चाहिए, है ना? आइए, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो टी भी और आर भी को जोड़ देंगे। तो देखो ना, देखो ना, ए देखो ना, 2500 500 के जोड़ देंगे तो कितना 100? 3000 आ गया। जोड़े भी ना आएगा ना? 2500 500 जोड़ो, सुन्ना सुन्ना, दो गो झुनझुना, 25 और 5 30, तो 3 पर 3 गो सुन्ना बनेगा 3000 झुनझुना। हाँ या ना? नेक्स्ट ईसी। ईसी का मतलब क्या हुआ? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हुआ। तो एक्सपायरेटरी में समान श्वसन तो जोड़ेंगे ना जी, काहे कि सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। हाँ या ना? तो इसको भी जोड़ लेना है, इसको भी जोड़ लेना है, और इसको जोड़ लेना है। 1500
जो कि कितना के बराबर होगा 1500 से 1600 ml। 1 मिनट, आप 1600 क्यों लिखे जी? हम इसलिए लिखे ना जी कि 1100 में 500 जोड़ेंगे ना जी, तो देखिए ना टोटल 1600 आ जाएगा जी। आ गया जी। आगे बढ़े, आगे चलिए। वाह, तुम लोग बहुत तेज हो लेकिन। अच्छा ये रहने देते हैं, कुछ याद करना होगा शॉर्ट में, है ना। फंक्शनल रेसिड्यूअर कैपेसिटी, एफ आर सी। कौन सी? एफ आर सी। आइए ना, रेसिड्यूअर वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले आप पढ़ लेते हैं। समान एक्सपायरेशन के बाद, एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ने के बाद फेफड़ा में शेष बची रह गई वायु के आयतन को फंक्शनल रेसिड्यूअर कैपेसिटी कहते हैं। तो देखो, रेसिड्यूअर वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, देखो ना, रेसिड्यूअर वॉल्यूम क्या था? जो फेफड़ा में बच गया था, तो जो फेफड़ा में बच गया 1200, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब ईआरवी का बात कर रहा है, और आरवी रेसिड्यूअर वॉल्यूम आरवी का बात कर रहा है, तो आरवी और ईआरवी को जोड़ेंगे तो एफआरसी आ जाना चाहिए। हाँ ये ना, तो देखो 1200 और 1000 को जोड़े तो कितना आया? 2200। तो अब वो नया आप लोग पढ़े एफ आर सी। ई क्या होता है? ई योग होता है आरवी का प्लस ई आरवी का, इसको बोलते हैं एफ आर सी, जो कि लमसम में होता है 1200 ml के बराबर। देख लो, देखो क्या हुआ। फंक्शनल रेसिड्यूअर कैपेसिटी किसको बोलते हैं? समान श्वसन या फिर सांस छोड़ने के बाद, ईआरवी बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद जो फेफड़ा में बच गया, बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद जो फेफड़ा में बच गया, तो जो फेफड़ा में बच गया है उसका और ईआरवी, यह दोनों के योग को हम एफआरसी बोलेंगे, फंक्शनल रेसिड्यूअर वॉल्यूम बोलेंगे। तो देखिए रेसिड्यूअर वॉल्यूम क्या था? जो हवा फेफड़ा में बच गया था, तो 1200 ml बच गया था। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब ई आर भी, ई आर भी कितना के बराबर था? 1000 से 1100, 1100, सॉरी सॉरी सॉरी, जो कि कितना के बराबर है? फारसी जोड़ना है, 1100 या 1200, या 1200 1000 जोड़ दोगे तो 2200 ml, 2200 ml। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अगला है वाइटल कैपेसिटी, वीसी। देखो वीसी का मतलब वॉइस कॉल या वीडियो कॉल नहीं है जी। यहाँ आप श्वसन पर ध्यान दीजिए, यहाँ वीसी का मतलब वाइटल कैपेसिटी है। यहाँ वीसी का मतलब वाइटल कैपेसिटी है, ना कि वॉइस कॉल और वीडियो कॉल। वो वॉइस कॉल और वीडियो कॉल नहीं आएगा बाबू, क्योंकि आप ब्लॉक हो गए हैं, इसीलिए आप चुपचाप श्वसन पढ़िए। तो श्वसन में भी वीसी आता है। वीसी का मतलब हुआ वाइटल कैपेसिटी। क्या हुआ? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अच्छा देखो ना, मतलब पूरे का क्षमता, वाइटल पूरे का क्षमता पूछ रहा है, तो समान श्वसन, समान सांस लेना और छोड़ना टीवी है। जोर से सांस लेना आईआरवी है, जोर से सांस छोड़ना ईआरवी है। क्या ये क्षमता है तब ना बलपूर्वक सांस ले रहे हैं, क्षमता है तब ना बलपूर्वक सांस छोड़ रहे हैं। तो टाइडल वाइटल राइडल वॉल्यूम मतलब टीवी, यहीं पास लिख देते हैं, टीवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी मतलब सांस लेने वाला आईआरवी प्लस एक्सपायरेटरी ईआरवी, ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वीडियो कॉल आ जाएगा। नहीं, वीडियो कॉल नहीं आएगा। क्या आएगा? वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए 500, 2500, 1000 जोड़ेंगे तो आएगा 4000, जोड़ेंगे तो आएगा 4000, और ये जो 4000 है वो है वाइटल कैपेसिटी। क्या है? वाइटल कैपेसिटी। चलिए लास्ट, टोटल लंग कैपेसिटी, पूरा फेफड़ा का क्षमता कितना है? पूरा फेफड़ा का जो क्षमता है वो है 5200। कितना है? 5200। वाइटल कैपेसिटी देखो ना, वाइटल कैपेसिटी अभी तुरंत निकाले, कितना है? 4000।
और रेसिड्यूअर वॉल्यूम, रेसिड्यूअर कहने का मतलब है आर और भी। तो रेसिड्यूअर और वॉल्यूम क्या था कि जो एक्सपायरेशन के बाद फेफड़ा में बच गया, तो जो फेफड़ा में बच गया था वो 1200 के लमसम में था, तो 1200 और 4000 को जोड़ दिए तो 5200 आया। क्योंकि बाबू जब आपको फेफड़ा का निकालना है तो उसमें बचा है कि निकल गया, उससे आपको क्या मतलब है, हमको तो पूरा टोटल फेफड़ा का क्षमता निकालना था। तो जब हम टोटल फेफड़ा का क्षमता निकाल लिए तो आ गया 5200। कितना आ गया? 5200। जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, कुछ कुछ बातें यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज को पूरा देख लीजिए। इसमें बताया गया समान श्वसन, जोर से सांस लेना, जोर से सांस छोड़ना, फेफड़ा में जो बच गया, सांस लेने का क्षमता, सांस छोड़ने का क्षमता, फेफड़ा में जो बच गया और सांस जो छोड़े, वो दोनों मिला के। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, फिर आगे वाला बता देते हैं। हाँ, बहुत डिफिकल्ट काम है पढ़ाना ऑनलाइन। गर्मी लग रहा है, पंखा चालू कर नहीं सकते हैं, साउंड जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं वही सबसे बड़ा खुशी है। आप लोग भी इसको पढ़िए, इन्हें की लेक्चर लगा दीजिएगा और आराम से सो जाइएगा। उससे क्या होगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा और आपका भविष्य भी खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया, गुड। अगला था VC, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल मैंने जो सांस ले रहे हैं, जो सांस छोड़ रहे हैं, उसका कैपेसिटी। तो सांस ले रहे हैं IRV, सांस छोड़ रहे हैं ERV, लेकिन एक सामान्य सांस लेना छोड़ना भी तो क्रिया हो रहा है, जो कि है TB। तो TB, IRV, ERV तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा VC, जो कि कितना के बराबर आएगा? 4000। अब टोटल फेफड़ा का अगर आपको क्षमता निकालना है तो सबसे पहले आप वाइटल कैपेसिटी से तो निकाल लिए, सांस कितना ले रहे हैं, सांस कितना छोड़ रहे हैं, श्वसन कितना हो रहा है, जो कि हुआ 4000। अब फेफड़ा में भी तो कुछ कुछ बच गया, तो दोनों को मिलाइएगा तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, जो कि कितना के बराबर होगा? 5200। कितना के बराबर होगा? 5200। जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिए। चेंज कर दिया जाए। नेक्स्ट, गैसों का क्या चीज है? विनिमय। मतलब गैस जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, इंस्पायरेशन के दरमियान जब वायु फेफड़ा के एल्वियोलाई में पहुंचते हैं, जो सांस जो हम ले रहे हैं, क्या वो एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है? एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं तो गैसों का जो विनिमय होता है, जो गैस जो एक्सचेंज करता है, वो एल्वियोलाई से रुधिर में तथा रुधिर से कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। समझो ना, सांस लिया, ऑक्सीजन गया, एल्वियोलाई तक पहुंचा, तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेज दिया, फिर वापस CO2 ला के एल्वियोलाई में पहुंचा दिया, फिर हम सांस छोड़ दिए। तो एल्वियोलाई से रुधिर में और रुधिर से एल्वियोलाई में गैसों का विनिमय होता है। क्लियर है? एल्वियोलाई की दीवार में O2 और CO2 का आदान प्रदान सरल विसरण विधि के द्वारा और सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। ये विसरण कहीं हम समझाए हैं, याद है आपको? जब गैस अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गमन करे तब हम उसको विसरण कहते हैं। तो ये O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है वह विसरण विधि और सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। नेक्स्ट, गैसों का जो विनिमय वायु अवयव के सांद्रता और आंशिक दाब पर क्या करता है? निर्भर। O2 और CO2 जो है, ये जो इसका जो होता है विनिमय, ये किस पे निर्भर करेगा? वो सांद्रता पर निर्भर करेगा और आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गैसों का क्या है? परिवहन। गैसों का परिवहन, ये गैसों का जो परिवहन है, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? अच्छा, ये रुधिर को इंग्लिश में पता ना क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या 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 क्या? ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। देखिए, लगभग 97% O2 का परिवहन, 97%, 97, लाल रक्त कणिका RBC
सी, रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। तो लगभग 97% जो O2 का जो परिवहन होता है वो आरबीसी करता है, इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। शेष 3% O2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। ओहो, देखो ना, अगर आप 97 + 3 जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 190%। आया 100? अरे आ गया। 97% क्या किया? इरिथ्रोसाइट्स उसको परिवहन कर दिया, और 3 का किया प्लाज्मा में घुल गया, क्या ऑक्सीजन 100% हो गया, और ये करवाया कौन? रुधिर। कौन करवाया? रुधिर। नेक्स्ट, अगला है CO2 का परिवहन। तो जाहिर सी बात है ये भी लाल रक्त कणिका के द्वारा होगा। तो इसका परिवहन कितना प्रतिशत हो रहा है? 20 से 25%। 20 से 25, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का जो 70% भाग है वो बाइकार्बोनेट के रूप में करता है। इसके रूप में बाइकार्बोनेट, और 7% जो है वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसको भी आप जोड़ लीजिएगा तो 100 के लमसम में आ जाएगा। 100, 77, 70, 20, 90 और 7, 97 आ जा रहा है। उसी के आसपास आ रहा है, कुछ कुछ होता है और बताया जाएगा। आगे है स्लाइड में। तो देखिए CO2 का परिवहन जो हो रहा है 70 और 25, 7, 20, 90, 5, 95, 97। ठीक है, कुछ कुछ ये 20% कुछ कम हो जाता है, और यहाँ पास भी कुछ कम जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 70% परिवहन है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसके आंशिक दाब और सांद्रता पर जरूर निर्भर होना चाहिए, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% भाग बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन करता है, 7% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है, और इसका जो परिवहन आरबीसी करता है वो कितना प्रतिशत तक का कर लेता है? 20 से 25। और यहाँ पास O2 का कितना करता है? 97%, और CO2 का 20 से 25। इसमें प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में 3 और इसमें 7। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑक्सीजन का क्या है? परिवहन। तो एक चीज याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या अनॉक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोक्सी या अनॉक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त का रंग रंगहीन हो जाएगा या सफेद। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन को प्रेरित करने वाला कारक कौन कौन सा है? कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को प्रेरित करता है? तो पहला है उच्च तापमान, दूसरा है CO2 की अधिक सांद्रता, तीसरा है O2 की कमी, और है इलेक्ट्रोलाइट्स और pH में क्या है? कमी। ये 5 तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो किसके किसके कारण हो सकता है? जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तब विघटन बढ़ जाएगा, CO2 का अधिक सांद्रता होगा तब O2 मुक्त करता है, O2 का कमी हो जाएगा तब इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा, और pH में कमी के द्वारा। क्लियर है? आगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? परिवहन। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत है? 10 से 20। दूसरा है कार्बोनिक अम्ल, लगभग 5% के बराबर, और बाइकार्बोनेट के रूप में 80 से 85% के बराबर। ठीक, CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और एल्वियोलाई में निम्न प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व उच्च प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण वियोजित होकर बाहर निकलता है। ठीक है, सांस सांस लिए
और सांस को छोड़ दिए, बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बोनिक अम्ल जो होता है वह करीबन 5% के बराबर होता है और बाइकार्बोनेट के रूप में 80 से 85% होता है। ठीक, नेक्स्ट, श्वसन का क्या है? नियमन। नियमन पूरा श्वसन क्रिया किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में है। तो पहला पढ़ते हैं, मेड्यूला श्वसन गति को नियंत्रित करता है। पोन्स और मेडुला दो तरह की चीज होते हैं। पोन्स सांस लेने वाली क्रिया को नियंत्रित करता है और पूरा श्वसन दर को जो नियंत्रित करता है वो करता है मेड्यूला। पूरा श्वसन दर को जो नियंत्रित करता है वो मेड्यूला करता है और सिर्फ सांस लेने का प्रक्रिया पोन्स करता है। इसलिए पोन्स और मेडुला दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो पोन्स का न्यूमोटैक्सिक केंद्र, एक केंद्र है जहां पास ये जाता है सिग्नल, इंस्पायरेशन की अवधि को घटाकर श्वसन दर को क्या करता है? नियंत्रित। इंस्पायरेशन, अभी हम क्या बोले, पोन्स एक काम क्या करता है? सिर्फ इंस्पायरेशन करता है। तो इंस्पायरेशन का क्रिया ज्यादा ना हो, कम हो, उसको बैलेंस करके रखता है ताकि श्वसन का जो दर है, जो रेट है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो सामान्य रहे, 12 से 16 बार, है ना। तो ये पूरा जो दर मेंटेन करके रखता है, ये करता है मेड्यूला। कौन करके रखता है? मेड्यूला। तो पोन्स का न्यूमोटैक्सिक केंद्र इंस्पायरेशन की अवधि को जो घटाकर और श्वसन दर को क्या करता है? नियंत्रित। फिर उसमें रासायनिक संवेदी केंद्र आते हैं। तो CO2 और H+ की अधिकता पर सक्रिय होकर श्वसन दर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। H+ की अधिकता पर श्वसन दर जो होता है वो बढ़ जाता है, H+ की अधिकता पर। नेक्स्ट, कैरोटिड धमनी व महाधमनी चाप। CO2 व H की सांद्रता में बदलाव का संकेत मस्तिष्क को भेजता है। अब इस संदेश भेजता है कि बाबू देखो, कम कर दो श्वसन क्रिया, या कम हो रहा है, या ज्यादा कर दो, या ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है H+ की अधिकता पर। किस पर? H+ की अधिकता पर। तो पोन्स का न्यूमोटैक्सिक केंद्र क्या करता है? इंस्पायरेशन की अवधि को घटा देता है ताकि श्वसन दर मेंटेन रहे और पूरा श्वसन क्रिया जो करता है वो मेड्यूला करता है। H+ की अधिकता से, H+ की अधिकता पर श्वसन दर बढ़ जाएंगे और जब इसमें बदलाव होगा तो श्वसन के दर में भी बदलाव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है, जब हम श्वसन के बारे में पढ़ लिए हैं, पिछले चैप्टर में भी जब हम पाचन के बारे में पढ़ लिए थे तो उससे संबंधित कुछ बीमारी के बारे में पढ़े थे, और अब जब हम श्वसन के बारे में पढ़ लिए हैं तो इससे संबंधित भी कुछ बीमारी के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए, पहला है श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां। पहला बीमारी का नाम है दम्मा। क्या नाम है अम्मा? दम्मा। चलिए, दम्मा क्या है? यह बीमारी श्वास नली में सूजन के कारण होता है। श्वास नली, जो भी पूरा श्वास नली है, इसमें कहीं सूजन हो जाता है। ठीक, जिसमें मनुष्य को श्वास लेने में क्या होती है? कठिनाई। सिंपल सा बात है भैया, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, श्वास नली फूला हुआ है तो सांस लेने में ही कठिनाई होगा। तो इस बीमारी को बोलते हैं दम्मा। लेकिन अभी और है, ब्रोंकस तथा ब्रोंकियोल्स की नलिकाओं द्वारा। ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में, ब्रोंकी, ये छोटे छोटे भागों में ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोंकस तथा ब्रोंकियोल्स की नलिकाओं द्वारा म्यूकस का जो स्राव होता है वो अत्यधिक होता है। वही बलगम, ये सब अंदर वाला जो हुआ म्यूकस, जो एक प्रकार के शरीर के अंदर पाया गया है, जो कचरा है ना, उसका स्राव अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण घरघराहट का आवाज आता है। आवाज में भी घरघराहट है। ठीक है, घरघराहट का अगर आवाज है तब आपको कंफर्म समझ लेना है कि इसको दम्मा हुआ है। ये नहीं कि क्लास में कोई बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि हमको बहुत सर्दी हुआ है और तुम्हें ओ शिट तुमको तो दम्मा है। नहीं, उसका सिम्टम्स देखो, घरघराहट का आवाज होना चाहिए, म्यूकस अत्यधिक स्राव होना चाहिए, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ज्यादा दिन होना चाहिए। ये नहीं कि आज बेचारा का तबीयत खराब है, उसको बोल दिए तुमको दम्मा है, तुमको दम्मा है, तो उसका अम्मा तुमको मारेगी। इसलिए बिना मतलब की बीमारी किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आइए, दूसरा है ब्रोंकाइटिस। अच्छा देखिए ना, नाम है ब्रोंकाइटिस, मतलब ब्रोंकी में हुआ होगा। यह एक लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारी है। लंबे समय तक बने रहने वाला बीमारी,
बहुत लंबा समय तक चलेगा, जिसमें लगातार खांसी होती है। काची होती है? खांसी। अगर हम ऐसे कर दिए तो इसका मतलब हमको ब्रोंकाइटिस है? नो सिट, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक होना चाहिए, बहुत दिन तक रहना चाहिए, तब खांसी, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। यह बीमारी श्वास नली ब्रोंकस में क्या हो जाता है? सूजन। जब ब्रोंकस में सूजन तो हो गया ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस। पूरे श्वसन तंत्र में सूजन, दम्मा, घरघराहट का आवाज, दम्मा, हमको बचा लो अम्मा, है ना। और जब श्वास नली में ब्रोंकस में सूजन हो जाएगा तब कहलाता है ब्रोंकाइटिस। क्या कहलाता है? ब्रोंकाइटिस। अगला है इम्फाइसीमा। इस श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी है, तो तीसरा है इम्फाइसीमा। इस बीमारी में एल्वियोलाई की आंतरिक भित्ति जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, ये जो बीमारी है इसमें एल्वियोलाई का जो आंतरिक भित्ति होता है वो क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त। ठीक, जिससे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय सतह में कहा जाती है कमी। जाहिर सी बात है, अभी हम आपको समझाएं कि एल्वियोलाई के माध्यम से ही, एल्वियोलाई से रुधिर और रुधिर से एल्वियोलाई में गैस का विनिमय हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। जब एल्वियोलाई ही उसका क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है, ठीक है, जब एल्वियोलाई का आंतरिक भित्ति ही क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में कमी आ जाएगा। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या चीज है? धूम्रपान, यही सिगरेट उगरेट पीना। इसके कारण कौन सा बीमारी हो सकता है? इम्फाइसीमा। कौन सा हो सकता है? इम्फाइसीमा। चौथा है व्यावसायिक श्वसन रोग, जो ऑक्यूपेशन है, जो काम हो रहा है। ठीक है, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें धूल कण वातावरण में मिल जाते हैं, जैसे पत्थरों का तोड़ने का काम। ऐसे जगहों में काम करने वाले लोगों के धूल कण लगातार फेफड़ा तथा श्वास नली को क्या करता है? प्रभावित। सीमेंट फैक्ट्री में भी जो काम कर रहे हैं, या घर में देखे होंगे सीमेंट रिलेटेड काम रहता है, तो मजदूर ये सब जो आते हैं सुबह ठीक ठाक आते हैं और शाम को एकदम अलग भेष में हो जाते हैं। सीमेंट उनके नाक में चला जाता होगा, सीमेंट का धूल कण, है ना। वैसे ही पत्थर तोड़ने वाला भी काम वही है। पत्थर को तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा धूल कण जो है श्वास नली में अंदर जात के फंस जाता होगा। तो इस प्रकार के रोग को व्यावसायिक श्वसन रोग कहते हैं। धूम्रपान के द्वारा जो होता है इम्फाइसीमा बोलते हैं। घरघराहट का जो आवाज आता है दम्मा बोलते हैं। ब्रोंकस में सूजन हो जाता है ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, धूम्रपान करने से इम्फाइसीमा होता है, और जो काम ही है वैसा और बीमारी हो गया है तो उसको व्यावसायिक श्वसन रोग कहते हैं। हम बोले थे आज चैप्टर खत्म करके मानेंगे, आज हम चैप्टर खत्म कर दिए। टेस्ट का तैयारी करिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आज पूरा कंप्लीट एक शॉट में।